गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं हम आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हमारा टॉपिक होगा यूरोपियों का आवागमन। इस पर हमारी एक पहली वीडियो बनी हुई है पुर्तगालियों की, यानी कि वास्को डी गामा। आज ये हमारी दूसरी वीडियो होगी इसकी यूरोपियों के आवागमन की। इसमें हम करने वाले हैं अंग्रेज़ों के बारे में कि अंग्रेज़ भारत में कब और कैसे आए, तो विस्तार से चर्चा करेंगे इस पर। चलिए देखते हैं जो अंग्रेज़ थे ये भारत में कैसे आए और कब आए, इनकी कंपनी का क्या नाम था, ये हमारे टॉपिक्स होंगे कुछ। पहले हम करेंगे इनकी कंपनी कैसे रजिस्टर्ड हुई थी, किसने इसको परमिशन दी, कितने वर्षों के लिए वो भारत में आनी थी। दूसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा कि प्रथम यात्री कौन था। देखना इसके आंसर दो हो सकते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्थल मार्ग से कैप्टन हॉकिंस से पहले भी यहाँ पर कोई आ चुका भारत में अंग्रेज़। तो प्रथम यात्री हम किसे किसे मानेंगे, अगर ये दोनों ऑप्शन में हो तो आंसर हम क्या लगाएंगे आगे। उस समय मुग़ल बादशाह कौन था भारत में, कंपनी के गठन के समय मुग़ल बादशाह और कंपनी के आवागमन के समय मुग़ल बादशाह, ये दोनों ही अलग अलग होंगे, यानी कि दो बादशाहों के बारे में। जहाज़ का क्या नाम था जिससे कैप्टन हॉकिंस आया था, उस जहाज़ के क्या क्या नाम थे, उसके दो नाम थे, अभी चर्चा करते हैं। प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर इन्होंने स्थापित की और एक इनका विस्तार जो एक्सपेंशन अपना किया पूर्वी भारत में और पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में कौन कौन सी लोकेशन या किस किस स्थानों पर अपनी फैक्ट्री लगाई। एक इसमें नारिश कमीशन के बारे में आता है क्वेश्चन कि नारिश कमीशन क्या था, ये किसके शासनकाल में किसके दरबार में पहुंचा और उनकी डिमांड क्या थी, क्या ये चाहते थे। और एक हम पढ़ेंगे शाही फरमान। शाही फरमान या जॉन सरमन कमीशन, यहाँ पर दो कमीशन बनकर आए, एक तो नारिश कमीशन और एक जॉन सरमन कमीशन। इसी में एक शाही फरमान जारी किया गया था फर्रुख सर के द्वारा। एक हम पढ़ेंगे गोलकुंडा ने जो जारी किया था सुनहरा फरमान। गोल्डन फरमान और रॉयल फरमान दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे। तो इस टॉपिक पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी का गठन कब किया गया था और कंपनी का नाम क्या था। ओके सोनू जी देखिए, आप देखना जो अंग्रेज होते हैं ना, अंग्रेज जो ब्रिटेन में जन्मे होंगे, सिर्फ ब्रिटेन, वो नहीं कि अंग्रेजी बोलने वाला अंग्रेज कहलाएगा। अगर कोई अमेरिकन नागरिक है और वो अंग्रेजी बोलता है, क्या वो अंग्रेज हो जाएगा? नहीं, अंग्रेज सिर्फ ब्रिटेन के ही होते हैं, या फिर ब्रिटेन, इंग्लैंड या ब्रिटानिया या यूके, हम कुछ भी नाम से जान सकते हैं। इनकी राजधानी क्या हो जाएगी? लंदन। विलायत भी कहते थे इसको ब्रिटिश काल में, जब यहाँ पर इनका शासन था। यार कंपनी का गठन कब हुआ था? तो कंपनी का गठन हुआ 31 दिसंबर सन 1600। उस टाइम ब्रिटेन की जो सम्राट थी, सम्राज्ञी एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट, ये वहाँ की महारानी थी। इसने परमिशन दी थी 15 वर्षों के लिए इनको व्यापार वाणिज्य करने के लिए, 15 वर्षों के लिए। कहाँ पर? पूर्व के देशों में, ये नहीं कि भारत में ही, जो भी पूर्व के देश होंगे जैसे जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया या फिर मलक्का, इन देशों में वो कर सकते थे। सिलोन ने कर सकते थे, श्रीलंका। एलिजाबेथ टेलर ने एक कंपनी को परमिशन दी थी 15 वर्षों के लिए व्यापार करने के लिए, और इस कंपनी में एक मर्चेंट हुआ करते थे। देखना जो मर्चेंट वर्ड होता है, मर्चेंट क्या होंगे? ऐसे व्यापारी जो समुद्र के रास्ते से व्यापार करते हैं, समुद्री व्यापारी। इन्हें हम क्या कहेंगे? मर्चेंट। कुछ मर्चेंट थे जैसे 217 सदस्य। इन्होंने एक कंपनी रजिस्टर्ड कराई अपनी, जिसमें 217 मेंबर्स थे। और इसका जो संचालन इसका संचालन एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसको हम कहा जाएगा निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, हिंदी में निदेशक मंडल। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? निदेशक मंडल के द्वारा। इस निदेशक मंडल में टोटल 26 सदस्य होते थे, 26 मेंबर्स। इन 26 में एक होता था निदेशक, एक उपनिदेशक और बाकी 24 सदस्य थे। एक क्या था इसमें? निदेशक, यानी कि डायरेक्टर। एक तो डायरेक्टर, दूसरा था उपनिदेशक, डिप्टी डायरेक्टर, और 24 इसमें मेंबर्स हुआ करते थे।
ये क्या थे, इसके निदेशक, निदेशक, और ये उपनिदेशक, उपनिदेशक। क्वेश्चन है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका संचालन कौन करते थे? एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करती थी जिसको हम निदेशक मंडल कहते थे। उसमें टोटल 26 सदस्य होते थे और ये 26 सदस्यों में एक इन्हीं में से डायरेक्टर और एक डिप्टी डायरेक्टर यानी कि उपनिदेशक और 24 अन्य सदस्य होते थे। ये किसका संचालन करते थे? तो कंपनी का नाम क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर सन 1600 में। वैसे इसका नाम था द गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। कंपनी का नाम क्या था? फिर से द गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते थे? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 31 दिसंबर सन 1600 को की गई। किसने परमिशन दी थी? ये एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने इसे परमिशन दी। मर्चेंट जो समुद्री व्यापारी होते थे उनकी एक सभा थी या समिति कहिए, उसमें टोटल 217 मेंबर थे और भी इसमें जुड़ते चले गए। फिर इस कंपनी का संचालन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के द्वारा किया जाता था जिसमें टोटल 26 सदस्य थे, एक निदेशक, एक उपनिदेशक और 24 अन्य सदस्य। तो कंपनी के गठन की बात हुई। एक आता है कि कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल बादशाह कौन थे? तो भारत में मुगल बादशाह अकबर थे उस टाइम पर। और जब ये कंपनी 1608 में जो प्रथम अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस भारत में आता है उस समय पर भारत के ये मुगल सम्राट यहाँ पर जहांगीर थे। इसे भी लिख लेते हैं। कंपनी के गठन के समय, जब गठन कंपनी का हुआ तब भारत के बादशाह अकबर वो जब कंपनी का आवागमन हुआ, जब यहाँ पर प्रथम अंग्रेज यात्री आया था सूरत के जो दरबार लगता था, इसमें कौन थे? जहांगीर। तो बादशाह, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि गठन के समय कौन बादशाह थे? अकबर। और जब कंपनी का आवागमन तब जहांगीर यहाँ के बादशाह थे। ओके, अब चर्चा करते हैं कि ये भारत में कैसे और कहाँ पर आए। देखना, प्रथम यात्री कौन आया था? इसमें 2 आंसर हो जाएंगे इसके। तो आगे देखते हैं कि ये कैसे यहाँ पर आए। ओके, नेक्स्ट। जो प्रथम यात्री था, प्रथम यात्री, इसके 2 आंसर क्या क्या होंगे? एक तो सन 1597 या 99, कहीं पर 99 भी लिखा हुआ है। जॉन मिडल्टन हॉल, नाम क्या आ जाएगा? जॉन मिल्डेन हॉल। ये भारत में स्थलीय मार्ग से भारत आया था, स्थल, ये तो स्थलीय मार्ग से। और 1608 सन 1608 में यहाँ पर कैप्टन हॉकिंस ये समुद्री मार्ग से आया था, समुद्री मार्ग। इसके साथ में एक और भी यहाँ पर आया था, विलियम फिच, जिसका सहयोगी था विलियम फिच। जो जहाज का नाम था, जहाज का नाम या तो हेक्टर आता है, हेक्टर। इस जहाज के 2 नाम थे, एक तो हेक्टर और इसी का नाम था एक रेड ड्रैगन को ही रेड रीगन के नाम से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, रेड रीगन, ये इसी के नाम हो जाएंगे। तो पहला अंग्रेज यात्री यहाँ पर कौन आया? समुद्री मार्ग से कैप्टन हॉकिंस। लेकिन अगर ये आता है ना कि स्थलीय मार्ग से पहला यात्री कौन आया था? जॉन मिल्डेन या मिल्डेन हॉल, उसी का नाम मिल्डेन हॉल भी लिखा हुआ है कहीं पर। 1597 या 1599 में भारत पहुंचता है, ये भी सूरत में। बाद में फिर दक्षिण की इसने यात्रा की थी। और ये कहाँ से चले थे? देखना, अगर लोकेशन हम देखते हैं, इसे हम यूके बोलते हैं, यूके। ये क्या है? इंग्लैंड। सुनो, ये देखना आप, सुनो, ये क्या है? ब्रिटेन या इंग्लैंड। ब्रिटेन से ऐसे समुद्री मार्ग से जब ये यहाँ पर भारत में आए, ये पार करके फारस होते हुए, तो ये
इसमें, बल्कि पहले इनकी जो यात्रा थी, ये इनकी यात्रा जावा सुमात्रा में सन 1604 तक यहाँ पर आए। सन 1601 में यात्रा शुरू की। 1, 2, 3, 4 ये पूरब के देशों में, चूँकि 15 वर्षों का इनको मिला था एक कार्य करने के लिए, व्यापार के अधिकार, तो ये कहाँ पर, जावा में आए थे। जावा या फिर सुमात्रा या मलक्का, एक जल संधि भी है मलक्का, या इंडोनेशिया भी कह सकते हैं, इंडोनेशिया। ये जो देश होंगे, ये द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है, क्वेश्चन आता है जीके में, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये यहाँ पूरब के देशों में आए। और लगभग जब 1604 तक 5 से फिर यात्रा इन्होंने भारत की तरफ की है। तो भारत में जब आए, यहाँ सूरत में आए थे। सूरत कहाँ है, गुजरात में। सन 1608 में ये गुजरात में आए। और इस टाइम गुजरात का जो शासक था, यानी कि भारत का मुगल बादशाह, ये जहांगीर था। तो क्वेश्चन है कि कैप्टन हॉकिंस समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज, और इसके साथ में कौन आया था, विलियम फिच ने मुगल दरबार में जो अनारकली, हम पहले उसमें पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास में, अकबर के शासनकाल में अनारकली एक कोर्ट डांसर हुआ करती थी, जो लाहौर की निवासी थी। देखना, जैसे पंजाब है तो आधा पंजाबी भारत में, आधा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के पंजाब की राजधानी लाहौर लगती है, तो लाहौर की वो निवासी थी अनारकली का जो वास्तविक नाम था, नादिरा नाम था उसका। नादिरा और अनारकली ये एक ही था। तो ये कोर्ट डांसर जब नृत्य करने के लिए आई थी, ये बात किसने बताई, विलियम फिच ने जहांगीर के दरबार में। तो क्वेश्चन है कि अनारकली की दंत कथाओं का वर्णन मुगल दरबार में किसने किया था, वो विलियम फिच ने किया था। विलियम फिच और राल्फ फिच ये अलग अलग हैं दोनों। तो कैप्टन हॉकिंस के साथ में कौन आया, विलियम फिच ने किसका वर्णन किया, यहाँ पर अनारकली का, अनारकली का वास्तविक नाम क्या था, नादिरा। ये मध्यकालीन इतिहास में पढ़ेंगे फिर। और शिप का नाम क्या था, जो जहाज था, जहाज का नाम हेक्टर या फिर रेड ड्रैगन, ये एक ही शिप का नाम था। कुछ एग्जामिनेशन में हेक्टर नाम करके आया है, किसी में रेड ड्रैगन, और रेड ड्रैगन भी इसी को कहते हैं। तो यहाँ ये पूर्व के देशों में इन्होंने यात्रा की। जैसे ही मुगल दरबार में पहुँचते हैं तो यहाँ का मुगल बादशाह कौन, जहांगीर के दरबार में अब कुछ घटनाएं होती हैं। क्या, जैसे नंबर 1 तो इसमें तुर्की और फारसी भाषा, फारसी भाषा में बातचीत की थी। इसी से जो मुगल बादशाह था जहांगीर, ये प्रेरित हुआ था, प्रभावित होकर उसने 400 का मनसब दिया था। और क्यों आए यहाँ पर हॉकिंस इसलिए आया क्योंकि वहाँ का जो शासक था, यानी कि सम्राट ब्रिटेन का, जेम्स फर्स्ट, सन 1603 या 4 में एलिजाबेथ टेलर की मृत्यु हुई थी। क्योंकि जो परमिशन दी थी कंपनी को, एलिजाबेथ टेलर फर्स्ट ने दी थी, उसकी डेथ हो चुकी थी। अब वहाँ का जो सम्राट बना, ये जेम्स फर्स्ट बना था। और जेम्स फर्स्ट ने जो फाउंडेशन कंपनी पर पहले लगाई गई थी 15 वर्षों के लिए, उसको साइन डाई कर दिया है, यानी कि अनिश्चित काल के लिए अब ये पूर्व के देशों में व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, तो जेम्स फर्स्ट का ये पत्र लेकर आया था। इसने क्या दिया, जेम्स फर्स्ट जो वहाँ का सम्राट था, ब्रिटेन का सम्राट का पत्र लेकर आया था। ये भारत में पत्र लेकर आया, और इसने तुर्की और फारसी भाषा में बात की थी। क्वेश्चन आया हुआ है कि मुगलों की जो मातृभाषा थी, मदर टंग, वो कौन सी थी, टर्की है ना, टर्किश। और जो कामकाज की भाषा थी, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, वो थी फारसी। तो ये दोनों भाषाओं बोलने में निपुण था कैप्टन हॉकिंस। इसने तुर्की और फारसी दोनों में बात की थी। अगर ये क्वेश्चन आता है कि पहली भाषा हमें ऑप्ट करना पड़ता है तो पर्शियन लगाएंगे हम। ओके, नेक्स्ट देखना, इसमें जेम्स फर्स्ट का एक पत्र लेकर आया। राजा ने, बादशाह ने इसको प्रेरित होकर 400 का मनसब दिया था।
क्वेश्चन है मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? अकबर ने की थी। और ये मनसब किसी दरबार में किसी भी नोबल्स के ओहदे को इंडिकेट करता है, यानी कि उसका पद क्या है, उसकी पदवी क्या है वहाँ पर, यानी कि एक लेवल या स्तर क्या हो सकता है। सबसे अधिक जो मनसब जारी किए गए हैं ये औरंगजेब के शासनकाल में। शुरुआत किसने की थी? और अकबर ने की थी। खैर अब तो ये समझिए मध्यकालीन इतिहास में आपको बताएंगे कि मनसब क्या होता है। तो तुर्की फारसी में बात किसने की? जेम्स फर्स्ट का एक पत्र लेकर आया और यहाँ पर 400 का इसको मनसब दिया गया। अब जो मनसब दिया गया, मनसब के साथ साथ इसे एक खान की उपाधि दी गई थी। खान की उपाधि किसने दी? ये जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को, या तो खान या इंग्लिश खान। क्वेश्चन है इंग्लिश खान के नाम से कौन जाना जाता था? तो विलियम हॉकिंस है ना, कैप्टन विलियम्स हॉकिंस नाम था इसका, या कैप्टन हम हॉकिंस भी कह सकते हैं। खान की उपाधि दी, 400 का मनसब दिया गया था और इसे जेम्स फर्स्ट का इसने पत्र प्रस्तुत किया। तुर्की फारसी में इसने बात की और यहाँ पर नादिरा के बारे में बताया गया। ये किसने बताया? विलियम फिच ने। अनारकली की घटना, अनारकली की कथा बताई थी। घटना तो पहली है अकबर के शासनकाल की। ओके, एक यहाँ पर फैक्ट्री लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी। फैक्ट्री नहीं, शुरुआत में सन 1608 की बात है कि 1608 में इन्हें फैक्ट्री लगाने की अनुमति नहीं। फैक्ट्री में उत्पादन क्या होता था? उत्पादन के बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता कि इनका उत्पादन क्या था। ये उस टाइम पर कंपनी, फैक्ट्री या फिर बस्ती, सेटलमेंट, या हम कह सकते हैं कि कारखाना, ये सब एक ही नाम थे। उपनिवेश भी, कॉलोनियल उपनिवेश बोलते हैं जब साम्राज्यवादी नीति होती है। कॉलोनी को हिंदी में उपनिवेश ही कहते हैं। जैसे हमारे शहर के चारों तरफ आउटर पर कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, समझो उपनिवेश बने हुए हैं। उसमें कुछ बाहर से लोग आए हुए हैं और कुछ यहीं के भी उसमें निवास करते हैं। खैर, तो ये घटना कहाँ पर हुई थी? मुगल दरबार में। लेकिन इन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने, सूरत में इनको परमिशन नहीं मिली। यहाँ पर आंध्र प्रदेश, जो उसका तटवर्तीय क्षेत्र होगा, आंध्र प्रदेश में एक जगह पड़ती है मसूलीपट्टनम नामक स्थान पर सन 1611 में इन्होंने अपनी अनऑथोराइज्ड फैक्ट्री की स्थापना की। अनऑथोराइज्ड थी ये, आधिकारिक मतलब आधिकारिक नहीं थी, गैर आधिकारिक रूप से इन्होंने बिना परमिशन के यहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। सूरत में परमिशन नहीं मिली, मसूलीपट्टनम में बिना परमिशन की फैक्ट्री लगाई। और यहीं पर जब एक डच यहाँ पर शक्ति थी, डचों के साथ में इनका विवाद हुआ, जिससे राजा भी परेशान था, यानी कि बादशाह। डचों को हराकर इन्होंने क्या किया, फिर सन 1613 में सूरत में परमिशन मिली थी। सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री कब लगाई इन्होंने? आधिकारिक रूप से। ये आधिकारिक फैक्ट्री थी, ऑथोराइड, यानी कि इसकी परमिशन मिली थी। 1608 में कहाँ पहुँचते अंग्रेज? सूरत में। 1611 में मसूलीपट्टनम में, 1613 में फिर से सूरत में। तो सूरत में आधिकारिक फैक्ट्री सन 1613 में लगाई। कहीं पर ये बुक में 1608 में आधिकारिक है, 1608 में आधिकारिक नहीं लगी थी, परमिशन ही नहीं दी थी वहाँ तो बादशाह ने। तो सोनू जी आया समझ? अच्छा, इसमें दरबार में क्या क्या घटना हुई एक बार और देखते हैं। एक तो शिप का क्या नाम था? हेक्टर या रेड ड्रैगन। और यहाँ पर तुर्की फारसी में बात की, नादिरा की घटना सुनाई गई। वो किसने सुनाई वहाँ? विलियम फिच ने। और 400 का मनसब दिया। जब फारसी तुर्की में भाषा में बात की, जहांगीर ने प्रेरित होकर, प्रसन्न होकर उसे एक खान की या इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। लेकिन फैक्ट्री लगाने की परमिशन यहाँ पर नहीं मिली। उसके बाद ये दक्षिण में मसूलीपट्टनम में चले गए। मसूलीपट्टनम से फिर 1613 में परमिशन मिली। 1615 में यहाँ पर एक टॉमस रो भी आया था। टॉमस रो और हॉकिंस दोनों ही जहांगीर के दरबार में आए हैं। वो एक परमिशन उनको मिल गई, हालांकि वो धार्मिक कार्यों से यहाँ पर आया था। एक क्वेश्चन ये आता है कि जो अंग्रेज लोग भारत में आए थे, इनका व्यापार क्या था, किस चीज़ का व्यापार करते थे? एक तो ये कॉटन का करते थे, सूती वस्त्र का। सूती वस्त्र, रेशमेन कच्चा धागा जो रेशम प्राप्त होती है, जैसे शहतूत से करते हैं। कर्नाटक सबसे ज़्यादा उत्पादक इसका राज्य होता है। तो एक रेशम का व्यापार करते थे, नील का व्यापार करते थे, चाय का व्यापार करते थे। और अगर ऑप्शन ये आए कि मसाले, ये मसाले भी लेकर गए थे। दूसरा इनका उद्देश्य यहाँ पर ये ईसाइयत का प्रचार प्रसार करना था। बाद में इन्होंने राजनीतिकरण किया, हालांकि शुरुआत में इनको राजनीति की परमिशन नहीं मिली थी। जब एलिजाबेथ में कुछ नियम तब बदले जब एलिजाबेथ की डेथ के बाद में जेम्स फर्स्ट वहाँ के सम्राट बने थे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये समझ आया इतना? ओके, आगे देखते हैं। तो हम कहाँ तक आए हैं अभी? प्रथम यात्री, अच्छा, मुग़ल बादशाह कौन था? तो अकबर और जहांगीर दोनों। जहाज़ का नाम क्या था? पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई? अब इनका देखते हैं विस्तार कहाँ था।
है ना। तो विस्तार पर चर्चा करते हैं एक बार। स्पीड थोड़ी कम हो रही है। विस्तार पूर्व में सबसे पहले कहाँ पर, जैसे सूरत में आए, सूरत के बाद मसूलीपट्टनम, 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 और तीसरा ये आ जाएंगे फिर सूरत में। लेकिन सूरत के बाद में ये चूँकि इनके प्रमुख केंद्र अभी तक नहीं थे, प्रमुख केंद्र इनका एक तो बम्बई बना और एक इनका प्रमुख केंद्र फिर बना था सेंट जॉर्ज। सेंट जॉर्ज का जो किला बनाया था इन्होंने दक्षिण में बनाया अपना। तो खैर वो कैसे आए, सन 1632 में जो गोलकुंडा के एक सुल्तान थे, गोलकुंडा, गोलकुंडा, गोलकुंडा के सुल्तान ने एक फरमान जारी किया था जिसको हम क्या कहेंगे, सुनहरा फरमान, सुनहरा फरमान, सुनहरा फरमान जारी किया गया। इसके अंतर्गत क्या था, इसकी डेट भी बहुत पूछते हैं परीक्षा में, 1632 में जारी हुआ था। सुनहरा फरमान किसने जारी किया, गोलकुंडा के सुल्तान ने जारी किया था। इसके बदले वो क्या करते थे कि 500 पैगोडा वार्षिक फीस के बदले वो दक्षिण में या गोलकुंडा में फ्री ट्रेड कर सकते थे, मुक्त व्यापार, उन पर कोई टैक्स नहीं होगा। और इसकी जो शर्तें थी सुनहरा फरमान की, ये 1634 में फिर से रिपीट किया गया। इनमें कुछ बिंदु कुछ जोड़े गए और भी और सुविधा दी गई। लेकिन इन्होंने अपना जो केंद्र बनाया बाद में बम्बई को बनाया, क्योंकि वहाँ की पुर्तगाल की एक राजकुमारी से विवाह किया था अंग्रेज़ों ने। उसके बारे में सुनहरा फरमान में क्या हुआ था, 500 पैगोडा, 500 पैगोडा, देखना पैगोडा भी एक मुद्रा हुआ करती थी, ये डचों ने और पुर्तगाल ने भी इस्तेमाल की है पैगोडा। अगर 500 पैगोडा ये वार्षिक एक फीस देंगे, वार्षिक 500 पैगोडा वार्षिक के बदले व्यापार वाणिज्य कर सकते हैं, व्यापार। परीक्षा में ये पूछी गई धनराशि, ये कितनी, 500 पैगोडा। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको दिया, सुल्तान को, अब वहाँ से फ्री ट्रेड करने का इनको अधिकार मिल जाएगा। इसी को सुनहरा फरमान कहते हैं। सुनहरा फरमान की जो शर्तें थी उनको कब पुनर्जीवित किया गया या उनको दोबारा से लागू किया गया, सन 1634 में किया गया। तो दक्षिण में एक इनको व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ये पहला कंपनी के लिए एक विस्तारीकरण के लिए पहली नीति थी इनकी। लेकिन ये देखते गए कि जो यहाँ पर स्थानीय अधिकारी थे, स्थानीय अधिकारी इन पर टैक्स लगाते थे, इनको परेशान करते थे अंग्रेज़ों को व्यापार वाणिज्य करने के लिए। इन्होंने क्या किया, एक चंद्रगिरी, चंद्रगिरी कहाँ पर है, चंद्रगिरी तमिलनाडु में, हाँ सॉरी 1 मिनट के लिए भैया, ओके, चंद्रगिरी, चंद्रगिरी के राजा से, चंद्रगिरी के राजा से सन 1539 में ना एक पट्टे पर ज़मीन ली गई थी, पट्टे पर ज़मीन, पट्टे पर ज़मीन। ये कहाँ की ली गई, ये मद्रास की, मद्रास को पट्टे पर लिया, मद्रास है ना, मद्रास को इन्होंने पट्टे पर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी पर ने। और यहाँ पर एक सेंट जॉर्ज बनाया गया, सेंट जॉर्ज, एक महल बनाया गया। सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ पर की गई, ये मद्रास में स्थापना की थी। यहाँ से इन्होंने व्यापार वाणिज्य करना शुरू किया। अब इनका केंद्र बिंदु अगर ये देखा जाए कि गोलकुंडा से अधिक कौन सा हो गया, मद्रास में, क्योंकि मद्रास में इन्होंने सेंट जॉर्ज एक स्थान था, एक यहाँ पर फैक्ट्री अपनी स्थापित कर दी थी, यहीं पर इनका उपनिवेश बना। पुर्तगाली एक वो थी राजकुमारी जिसका नाम था कैथराइन बेग्रांजा, कैथराइन, कैथराइन से 1661 में एक जो चार्ल्स थे, चार्ल्स ने विवाह किया था। देखना इनके पास बम्बई कैसे आया था, बम्बई शुरुआत में पुर्तगालियों के कब्जे में था, पुर्तगाल, ये पुर्तगाली के पास था। लेकिन जो पुर्तगाली एक राजकुमारी थी, पुर्तगाली राजकुमारी, इसका नाम क्या था, कैथराइन, कैथराइन, कैथराइन से विवाह किया था किसने, ब्रिटिश ने कैथराइन से विवाह किया, विवाह ये किया था चार्ल्स ने, विलियम चार्ल्स। तो चार्ल्स ने क्या किया, जब इससे विवाह किया राजकुमारी से, क्योंकि मुंबई ये पुर्तगालियों के कब्जे में था, जो उसमें हमने पढ़ा था ना, एक गवर्नर जनरल से नोना डी कुन्हा,
नोन्हाडीकोना ने एक तो गोवा को राजधानी बनाया था और एक बम्बई पर अधिकार किया था। और बम्बई कौन सा, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात का कुछ क्षेत्र होगा, दमन दीव का कुछ क्षेत्र होगा इसमें, उत्तरी महाराष्ट्र है ना, और ये सब किस में थे, बम्बई प्रेसिडेंसी बोलते थे इसे। तो बम्बई, ये कैथरीन का जब विवाह चार्ल्स से हुआ तो दहेज के रूप में दिया गया था, दहेज के रूप में। अब बम्बई किसके पास आया, बम्बई अंग्रेजों के पास आया। ये कब की बात है, विवाह कब हुआ, सन 1661 में। लेकिन 1668 में 68 में बम्बई को इस राजकुमार ने, चार्ल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दिया था 10 पौंड वार्षिकी के बदले। जी सर, ये चार्ल्स फर्स्ट था या सेकंड? चार्ल्स सेकंड था, चार्ल्स दो हुए, फर्स्ट और सेकंड। बस चार्ल्स याद रखिए, ये पहले राजकुमार था, बाद में फिर इसी पर चार्ज है, ये वहाँ का सम्राट भी बना। तो चार्ल्स का विवाह किससे हुआ, कैथरीन से हुआ। कैथरीन का पूरा नाम है कैथरीन बेग्रांजा, है ना, ये कौन थी, पुर्तगाली राजकुमारी। और जैसे ही बम्बई इनके पास आता है अब, यानी कि सम्राट के पास, बम्बई राजकुमार के पास, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दिया। 1668 में ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दिया, किराए पर कब, 10 पौंड वार्षिकी के बदले, 10 पौंड वार्षिक ना। अब यहाँ पर क्या हुआ, अंग्रेजों के पास अब 2 केंद्र थे, एक तो मद्रास इनके पास है, मद्रास में इनकी कोठी थी, और दूसरा जो इनके पास था अब बम्बई भी इनके पास आया। और पहले किसका, पुर्तगालियों के बीच में। इनमें एक संधि हुई थी, स्पेन में मैड्रिड की संधि होती है, एक मैड्रिड की संधि, यानी कि पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में कोलोब्रेशन हुआ था, है ना। तो चंद्रगिरी ले लिया इन्होंने, किराए पर पट्टे पर लिया। दूसरा जब विवाह पुर्तगाली राजकुमारी से हुआ, वहाँ पर बम्बई इनके पास आया, तो बम्बई और ये इनके कब्जे में था। तो विस्तार में हम क्या पढ़ेंगे, एक तो जो दक्षिण अगर देखते हैं यहाँ पर, ये पूरा जो पश्चिमी भारत है ये इनके कब्जे में था लगभग। दूसरा, अब ये बंगाल में अपना कैसे स्थापना करते हैं, बंगाल में इन्होंने किले कैसे बनाए यहाँ पर। अब बंगाल के बारे में चर्चा करते हैं। तो आया समझ यहाँ पर, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें, ओके। आगे देखते हैं अब बंगाल में एक वो आएंगे जोब चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना की थी। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, जोब चारनाक। बंगाल में अगर हम बात करते हैं शुरुआत में सन 1651 में जोब चारनाक स्थापना किसकी की, कलकत्ता की कलकत्ता ये गांव को मिलाकर बना हुआ था। जैसे एक तो था इसमें कोलिकाता, एक सूतानाती, और एक था इसमें कोलिकाता, सूतानाती, और एक आ जाएगा कौन सा, कासिम बाजार नहीं, वो तो इसी का नाम था, अलीनगर भी इसी का नाम, कोलिकाता, सूतानाती, गोविंदपुर था, गोविंदपुर। अलीनगर जो था या कासिम बाजार वो बाद में, जब बंगाल का हम पढ़ेंगे नवाब उसके सिराजुद्दौला के बारे में, तब वहाँ पर कासिम बाजार, अलीनगर की एक संधि हुई थी उसमें, ओके। इन सबको मिलाकर क्या कहा गया, कोलकाता। ये कोलकाता इसका नाम दिया गया। अगर यह ना कि इसके संस्थापक कौन थे, जोब चारनाक थे। जोब चारनाक ने इन गाँव को लीज पर लिया था और ये किया। इसमें हम पहले देखते हैं एक आयोग कौन सा था, वो नारिस कमीशन जब भारत में आया, इसका नाम क्या था, विलियम नारिस। उस टाइम पर ब्रिटेन के जो सम्राट थे विलियम के नाम से ही थे वो भी, और ये इसका नाम क्या था, विलियम नारिस। ये भारत में जब आता है सन 1600, ये तो 1700 में हुआ था, ये लगभग सन 1696 या 98 में आया था, या तो 96 या 98, 96 से 98 तक, 96 टू, ओके। फिर दूसरा जो कमीशन वो 1715 में, तब फर्रुख शेर का शासन था। अच्छा, सन 1696 से 98 में किसका शासन था भारत में, औरंगजेब का। ये औरंगजेब के शासनकाल में दरबार में आया औरंगजेब के दरबार में, औरंगजेब का दरबार। देखना इसमें क्या हुआ था,
जो वहाँ का शासक था ब्रिटेन का सम्राट विलियम ने एक कंपनी की परमिशन दी इनको बनाने की। एक कंपनी बनाई गई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हम बोलते थे ये इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, उसी को शॉर्ट में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये भारत में आती है और भारत में जब उसकी जो लीड करेगा, लीड किस अधिकारी ने किया? नारिस ने। ये अंग्रेज अधिकारी का नाम था। ये जैसे ही मुगलों के दरबार में पहुंचते, औरंगजेब के दरबार में, वहाँ कुछ मांगे की थी। क्या? एक तो इनका जो सिक्का है, क्वाइन, वो भारत में चलना चाहिए। सेकंड नंबर ये था कि कलकत्ता के पास 38 गांव ये खरीदना चाहते थे कि 38 गांव होने चाहिए और इनको व्यापारिक सुविधाएं दी जानी चाहिए। लेकिन 1502 में, इसमें 1602 में फिर 1551, हाँ, 2 वर्ष बाद, यानी कि सन 1700 कहिए या 3 वर्ष बाद 1701, इसमें यह हुआ कि ब्रिटेन के सम्राट जो वहाँ की मंत्रिमंडल थी, उसने दबाव देकर इन दोनों कंपनियों को एक ही मिला दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों को कोलैबोरेट किया। ये दोनों एक कंपनी बनी। उसमें नाम वहाँ पर आता है कि ये गोडोल्फिन, एक अंग्रेज अधिकारी का नाम था गोडोल्फिन। इन दोनों कंपनियों को एक मिलाया था। यानी कि किस लिए आया? कि ब्रिटिश सिक्का भारत में चलना चाहिए और यहाँ 38 वो गाँव खरीदना चाहते थे। इनमें अभी तक कुछ नहीं इनको मिला था। इसका तो विलय हुआ कंपनी में। दूसरी बात, जब कमीशन आता है सन 1715 में, फर्रुख शेर के शासनकाल में, उसमें दिया गया, एक तो शाही फरमान जारी किया गया था, उसमें परमिशन दे दी गई कि अब जो ब्रिटिश सिक्का होगा वो पूरे भारत में चलेगा और उसका जो टकसाल बनाई गई थी, मुंबई में बनाई गई थी वो, है ना। जो व्यापार वाणिज्य करने की वो दी थी परमिशन 3000 रुपये के बदले, वो कलकत्ता में दी गई थी। खैर वो अगला कमीशन होगा। इस नारिस कमीशन में क्या हुआ? एक तो 1696-98 में भारत में आया। किसके दरबार में आया? औरंगजेब के दरबार में। इसकी शर्तें क्या क्या थी? 3 शर्तें। जैसे एक तो व्यापारिक सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए, सुविधा भारत में मिलनी चाहिए इनको। ओके। दूसरा यह था कि ये 38 गांव खरीदना चाहते थे। 38 गांव खरीदना, ये कहाँ पर? बंगाल में, बंगाल या कलकत्ता के आसपास 38 गांव। दूसरा एक था कि इनका जो सिक्का था, क्वाइन, मुद्रा, सिक्का, अपने सिक्के का चलन इसे भारत में डालना चाहते थे और इसका चलन भारत में होना चाहिए। ये नॉरिस कमीशन में। लेकिन लगभग 1702 या 4 में, ये 4 में इसका विलय कर दिया गया। विलय किस कंपनी में किया गया? जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इस कंपनी का नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया और प्लस ईस्ट इंडिया। इन दोनों का विलय कर दिया गया था, दोनों को मिलाया गया, विलय। और ये विलय करने का श्रेय किसको जाता है? गोडोल्फिन, अंग्रेज अधिकारी थे गोडोल्फिन, एक अंग्रेज अधिकारी था। इनका विलय किया गया गोडोल्फिन ने, जो कराया दोनों कंपनी का, कि ना तो यहाँ पर सिक्का डाला जाएगा और ना ही 38 गांव दिए जाएंगे। उसके बाद में एक और कमीशन आता है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये समझ आया सोनू जी आपके? ओके, नेक्स्ट एक और कमीशन, हाँ, जॉन सिरमन कमीशन। जॉन सरमन कमीशन ये कब आया? सन 1715 में। सन 1715 में किसका शासन था? मुगल बादशाह कौन थे यहाँ पर? फर्रुख शेर। ये फर्रुख शेर के दरबार में आया था। फर्रुख शेर के दरबार में। ओके। जैसे ये फर्रुख शेर के दरबार में पहुँचता है, इसमें कई घटनाएं होती हैं। जैसे एक बार फर्रुख शेर बहुत ही घातक बीमारी से पीड़ित था। उसमें एक डॉक्टर बनकर आया, उसका एक द्विभाषिया भी साथ में था, इनके लिए शाही फरमान जारी किया गया था। तो उसका नाम था हैमिल्टन, कैप्टन हैमिल्टन। इस कमीशन में कौन कौन लोग शामिल थे? एक तो इसमें डॉक्टर थे, डॉक्टर का नाम क्या था? कैप्टन हैमिल्टन। पिछली वीडियो में भी इसके बारे में हमने चर्चा की थी। कैप्टन हैमिल्टन, देखना ये स्कॉटिश था। वैसे स्कॉटिश का मतलब स्कॉटलैंड का निवासी। ईस्ट इंडिया कंपनी में ब्रिटेन में काम करता था। तो वहाँ का क्या था? चिकित्सक। इसके साथ में एक द्विभाषी आया था, ट्रांसलेटर,
द्विभाषी का नाम था ख्वाजा सोहार्द, ख्वाजा सोहार्द, ख्वाजा सोहार्द। ये क्या था यहाँ पर? द्विभाषिया। जैसे ही मुगल दरबार में पहुँचते हैं तो ये घातक बीमारी से पीड़ित था। घातक बीमारी, घातक बीमारी क्या थी कि रीढ़ की हड्डी में कुछ समस्या थी। घातक बीमारी से निजात, निजात क्या थी इसमें? रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी की कोई बीमारी थी। तो जब यहाँ पर कैप्टन या मिडिल्टन इसने निजात दिलाई, और ये ट्रांसलेशन का कार्य किसने किया था? जो ट्रांसलेटर बने ख्वाजा सोहार्द। ये किस देश का निवासी था? आर्मेनिया का निवासी। जैसे स्कॉटिश, ये आर्मेनिया, आर्मेनिया। ये दोनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके दरबार में भेजा था। मिशन का नाम क्या हो जाएगा? जॉन सरमन। ये तो अध्यक्ष थे जॉन सरमन, उसमें ये भी सदस्य थे दोनों। ठीक है। जैसे ही मुगल दरबार में अब यहाँ फर्रुख शेर को जब निजात दिलाई बीमारी से, अब इसने खुश होकर इनकी शर्तों को मान लिया। शर्तें क्या क्या थी? अब इसकी शर्तें सुनिए आप। ये शर्तें, मुगल शासकों ने यहाँ पर गलतियाँ की हैं कुछ, ऐसी ऐसी शर्तों पर हस्ताक्षर कर दिया, उनको परमिशन दी, तो बाद में हम फाइनली गुलाम ही बने। क्या थी? पहले एक तो 3,000 रुपये वार्षिक, 3,000 रुपये वार्षिक, वार्षिक के बदले बंगाल में फ्री ट्रेड, बंगाल में मुक्त व्यापार, मुक्त व्यापार, व्यापार करने की परमिशन दे दी गई थी। कोई टैक्स नहीं होगा, बंगाल में सिर्फ 3,000 रुपये ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। ठीक है ना, वहाँ के इसको मुगल बादशाह को। दूसरा, हाँ, 10,000 रुपये वार्षिक, रुपये वार्षिक के बदले सूरत में मुक्त व्यापार करने की परमिशन मिली। तो जो बंदरगाह थे, जैसे कच्छ का ये था, या भड़ोच का, या खंबात की खाड़ी, वहाँ पर व्यापार करने की परमिशन मिल गई। उन पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तीसरा, एक और, बम्बई में जो एक टकसाल बनाई गई थी, बम्बई में जो ढाले गए सिक्के थे, ढाले गए सिक्के पूरे भारत में चलन में होंगे। सिक्के भारत में चलन में आ गए थे। अब इनका सिक्का चलने लगा था। एक ये भी बहुत भयानक भूल हुई थी इनसे, मुगलों से। तो क्या क्या शर्तें हुई है? जॉन सरमन कमीशन में, जॉन सरमन एक अंग्रेज अधिकारी थे जो यहाँ पर एक कमीशन आया, उसके अध्यक्ष के रूप में थे। इसमें कुछ और भी सदस्य थे, लेकिन 2 सदस्य प्रमुख थे, एक तो डॉक्टर और एक द्विभाषिया। डॉक्टर का नाम कैप्टन हैमिल्टन, और जो ख्वाजा सोहार्द थे, ये क्या थे? ट्रांसलेटर, एक द्विभाषिया या इंटरप्रेटर। उस टाइम पर भाषा इनकी क्या थी? फारसी और तुर्की भाषा थी। घातक बीमारी से पीड़ित हुए, डॉक्टर ने निजात दिलाई, राजा ने प्रसन्न होकर अब इनकी शर्तों को मान लिया गया। शर्तें क्या क्या थी? एक तो इनका सिक्का ढलना चाहिए, इनको अधिकार दिए जाने चाहिए, और जो औरंगजेब ने कभी इनको स्वतंत्रता दी थी वो एजिट होनी चाहिए, और इनका सिक्का पूरे भारत में चलन में आना चाहिए, जो बम्बई में ढाले जाएंगे। तो बम्बई इनके कब्जे में था। यहाँ पर एक और ये क्या है? सूरत के सभी बंदरगाह, और एक यहाँ पर आ जाएगा। अब बंगाल में अपने व्यापार कर सकते थे। तो इस तरीके से इनका एक साम्राज्य विस्तार हुआ, मद्रास में भी और बम्बई में और कलकत्ता में भी इनका विस्तार धीरे धीरे राजनीतिक अधिकारों पर कब्जा करते चले गए। तो जो 2 कमीशन आए थे, इनमें ये गलतियाँ मुगल बादशाहों से हुई, ऐसी इनको शर्तें दे दी गई, और इसे क्या कहा गया? शाही फरमान। ये क्या हो जाएगा? शाही फरमान। शाही फरमान। कमीशन ये कब आया था? सन 1715 में, और शाही फरमान जो शर्तें जारी की गई थी, ये सन 1717 में की थी फर्रुख शेर ने कंपनी के लिए। तो इससे इनको अपार अधिकार मिलते थे यहाँ पर, बल्कि इस कंपनी को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। एक इतिहासकार हुए ओम्र ने कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा था, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। इतिहासकार का क्या नाम था? ओम्र इतिहासकार ने इसे क्या कहा है? कंपनी का मैग्ना कार्टा। कंपनी का या फिर अंग्रेजों का, अंग्रेजों का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा एक अमेरिकन अंग्रेजी का शब्द है जिसका अर्थ होता है अपार अधिकार मिल जाना। और ये मैग्ना कार्टा किसे कहा गया? शाही फरमान को, जो इनको शाही फरमान जारी किया गया था, शाही फरमान। तो ये कंडीशन थी, ऐसे अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। इसके बाद में जो विदेशी शक्ति यहाँ पर यूरोपियंस आते हैं,
फिर आएंगे ये डेनिस और फिर ये फ्रांसीसी। अब फ्रांसीसियों के अंग्रेज़ों से युद्ध होते हैं, क्योंकि जहाँ पर अंग्रेज़ों की कोठी बनी थी वहीं पर लगभग फ्रांसीसियों ने भी अपनी कोठी या कारखाने स्थापित किए। दोनों में युद्ध हुआ। फाइनली ये हुआ कि इसमें ब्रिटेन की जीत हुई, अंग्रेज़ों की जीत हुई और फ्रांसीसी यहाँ से चले गए थे। तो अब ये राजनीतिक उसमें अपनी व्यवस्था करके सारा एक्सपेंशन करते हैं, अपना विस्तार करते हैं। और बताइए इसमें क्या अगर पूछना है कुछ। सोनू जी विजित आए सब समझ, ठीक है ना। तो 2 कमीशन ऐसे याद रखते हैं। तो ये मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर दिखाइएगा। ओके, थैंक यू।